हेलो थ्री एन फैमिली। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी की बेल विशेस के लिए, और इसी तरह आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जियोयान और लुओजिन उस इच्छाधारी भेड़िया की गुफा में घुस चुके थे, जिसे ऑब्वियसली क्लाउड स्लिफ्टिंग वुल्फ कहा जाता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है, और यहाँ पे जियोयान और उस वुल्फ के बीच का फर्स्ट एक्सचेंज के कारण वो वुल्फ काफी ज्यादा एंग्री हो जाता है, जिसके बाद वो स्पीड से जियोयान और लुओजिन की तरफ आने लगता है, जो देखकर जियोयान और लुओजिन तुरंत ही गुफा से पीछे हटने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक एक वॉइस आती है कि हाँ हाँ, जब तुम लोग यहाँ पे आ ही गए हो तो इतनी भी क्या जल्दी है। जैसे ही वह वॉइस जियोयान और लुओजिन के कान में पड़ती है, जो कि गुफा के पीछे बाहर निकलने ही वाले थे, कि अचानक ही वो अपनी जगह पर स्टन हो जाते हैं और उन्हें एक अजीब सा प्रेशर फील होने लगता है, जिसके कारण लुओजिन की जो डुइकी होती है वो उसकी बॉडी से बाहर आके चारों दिशाओं में फैल जाती है, और लुओजिन भी बस बेहोशी के कगार पे ही होता है। यहाँ पे हमारे जोयान के फेस इंप्रेशन में भी काफी ज्यादा चेंजेस आए हुए होते हैं। उसकी बॉडी की डुइकी भी काफी ज्यादा स्पीड से फ्लक्चुएट करने लगती है, और उसकी बॉडी के अंदर की सभी हेवनली फ्लेम बाहर निकलकर उसकी बॉडी पे एक आर्मर क्रिएट कर देती हैं। तभी यून लैंग, यूसी बोल्फ का नाम है, काफी स्पीड के साथ आता है और जोयान पर एक पंच काफी ज्यादा पावरफुल तरीके से मारता है, जिसके कारण जोयान सीधा ही उड़ता हुआ गुफा के एक दीवार से जाकर टकराता है। जोयान का शरीर जैसे ही गुफा से टकराता है तो पूरा किंगयांग माउंटेन रेंज अचानक से कांपने लगता है। इस पहाड़ के चारों तरफ एक डुइकुई बैरियर था, जो कि जियोयान की टक्कर के कारण अचानक से कांपने लगा था, और ऐसा लग रहा था कि अगर ये फाइट और देर तक कंटिन्यू रही तो वो डुइकुई बैरियर भी टूट जाएगा। ये पंच, जो कि जियोयान को इतना दूर तक पीछे हटा सकता था, अगर ये किसी पहाड़ से टकराता या कि लिंगयांग पर्वत से भी टकराता तो ये 1000 फीट लंबा पर्वत तुरंत ही धूल के ढेर में बदल जाता। लुओजिन जब जियोयान को ऐसे उड़ते हुए बाहर जाता हुआ देखता है तो वो भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि आखिरकार उसने क्लाउड स्लिफ्टिंग वुल्फ की असली ताकत को अब जाकर देखा था, जो कि पहले ही काफी ज्यादा बीस्ट लेवल की थी और उसकी सोच से कहीं ज्यादा थी। हालांकि लुओजिन जियोयान को ज्यादा तो नहीं जानता था, लेकिन जियोयान के साथ वो जितना टाइम भी रहा था, जियोयान वो काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे, और जियोयान का उसके ऊपर काफी अच्छा इफेक्ट भी था। इसीलिए लुओजिन यहाँ पे बाहर रहते हुए अपने एक इतने अच्छे और इतने प्यारे दोस्त को खोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लुओजिन एक फ्लैश के साथ जियोयान के पास अपेयर होता है, और इसके बाद अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से जियोयान की बॉडी को स्कैन करना स्टार्ट कर देता है। तभी अचानक एक ओल्ड वॉइस आती है कि मेरी सोल को स्कैन करने की हिम्मत कौन कर रहा है। ये सुनकर लुओजिन के फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं। उसकी स्पिरिचुअल पावर, जो कि जियोयान की बॉडी के अंदर इंटर कर गई थी, तो जियोयान की बॉडी के अंदर से ये एक वॉइस आई थी, जिससे कि काफी हैवी मर्डरस ऑरा भी रिलीज हो रहा था। जैसे ही उसकी स्पिरिचुअल पावर जियोयान की बॉडी के अंदर इंटर होती है तो एक बहुत ही पावरफुल और हाई टेम्परेचर फ्लेम काफी स्पीड के साथ उसकी स्पिरिचुअल पावर की ओर बढ़ने लगती है। ये देखकर लुओजिन तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को वापस ले लेता है, क्योंकि वो समझ गया था कि ये चाहे कोई भी हो, ये जियोयान से रिलेटेड होना चाहिए, और इसीलिए उसने उसकी डिसरिस्पेक्ट करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। हालांकि लुओजिन ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को तो कंट्रोल कर लिया था, लेकिन उस फ्लेम की हीट के कारण उसकी सोल को काफी बड़ा झटका लगा था, और साथ ही साथ वो पूरे पसीने से तरबतर हो चुका था। उसके माथे पे नसें साफ साफ दिखाई देने लगी थी। इस झटके से वो जितना जल्दी कंट्रोल करता है अपने आप को, और इसके बाद जोयान को काफी शौक के साथ वो देख रहा होता है। फ्लेम की पावर तो बहुत ज्यादा नहीं थी, यही रीजन था कि लुओजिन ज्यादा टेंशन में भी नहीं था। हालांकि जब उसने उस फ्लेम के अटैक को फील किया तो वो काफी ज्यादा शॉक रह गया था, क्योंकि उस फ्लेम ने जब उसकी सोल पर अटैक किया था तो वो तुरंत ही जान गया था कि इस फ्लेम की पावर सोल को काफी हैवीली इफेक्ट करती है। इसीलिए वो जियोयान को काफी ज्यादा सदमे के साथ देख रहा था। जियोयान लुओजिन को तुरंत ही एक तरफ धकेलता है, जो कि जियोयान को ही देख रहा होता है, और इसके बाद वहां पे एक ब्लास्ट होता है, जिसके कारण जियोयान की बॉडी पीछे की तरफ शूट हो जाती है। जियोयान अपने आप को कंट्रोल कर ही पाता कि युन लैंग तुरंत ही जियोयान के ऊपर एक अटैक करता है। ये देखकर जियोयान की जो डुइकी होती है काफी ज्यादा हैविली फ्लक्चुएट करने लगती है, और जिसके बाद जियोयान की बॉडी 99 फुट की किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी में चेंज हो जाती है। जियोयान अपनी गोल्डन बॉडी में जैसे ही आता है तो उसकी बॉडी के ऊपर पर्पल गोल्ड ड्रैगन फेनिक्स आर्मर को भी देखा जा सकता था, और इसके बाद जियोयान की आंखों में एक साइन दिखती है, जिसके बाद जियोयान अपने पंच को क्रिएट कर कर युन लैंग की तरफ शूट कर देता है। जियोयान के अटैक ने युन लैंग को हैरान नहीं किया था, वो तुरंत ही एक हैविली रोर करता है, जिसके बाद उसकी बॉडी 1000 फीट तक पीछे चली जाती है, और इसके बाद उसका छोटा सा ह्यूमन का शरीर चेंज होकर 1000 फुट लंबे मैजिकल बीस्ट में चेंज हो जाता है।
क्लाउड स्लिफ्टिंग वुल्फ वास्तव में एक 8 स्टार हाफ मार्शल होने के लायक था, क्योंकि उसने एक थॉट के साथ ही अपनी बॉडी को चेंज कर लिया था। जियोयान की किंग कॉन्ग ब्लास्ट बॉडी उसके सामने एक बच्चे की तरह दिखाई दे रही थी, और इसके बाद वो अपने पंजों का अटैक जियोयान की तरफ कर देता है। जियोयान इस अटैक को हल्का भी कम करके नहीं आंकता, क्योंकि उसे पता था कि ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। इसीलिए जियोयान अपनी डुइकुई को काफी हैवी स्पीड में फ्लैक्चुएट करता है, जिसके बाद एक पावरफुल अटैक को वो चार्ज करता है, जो कि जियोयान का स्पिरिचुअल अटैक येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर होता है। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को देखकर वो वुल्फ बिल्कुल भी इस अटैक को हल्के में लेने की कोशिश नहीं करता और एक पावरफुल रोर करता है, डोंग माउंटेन रोर। जैसे ही दोनों अटैक टकराते हैं तो वो पूरा माउंटेन काफी बुरी तरीके से हिल जाता है, और जिस जगह पे वो अटैक टकराए थे वो जमीन तुरंत ही क्रैक हो जाती है और स्पेस वहां पे क्रैक होने लगता है। ये कुछ ऐसा ही था जिसके जियोयान ने पहले से उम्मीद कर ली थी। आखिरकार युन लैंग 8 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल का वॉरियर था, जबकि जियोयान 2 स्टार हाफ एम्परर लेवल, ये उसके लिए सच में काफी ज्यादा कठिन होने वाला था। इसके बाद जियोयान तुरंत ही अपनी हेवनली फ्लेम को चार्ज करता है, जिसके बाद जियोयान के पंच में हेवनली फ्लेम दिखाई देने लगती है। आसपास का टेम्परेचर तुरंत ही काफी ज्यादा बढ़ जाता है। पेड़ और पत्ते तुरंत ही राख में बदल गए थे। चट्टाने और पत्थर मैग्मा में चेंज हो चुके थे और टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई हो गया था कि वहां पे किसी भी जून लेवल के वॉरियर का भी सरवाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल था। इसके बाद जियोयान कहता है, अर्थ फ्लेम एक्सप्लोड। ये देखकर युन लैंग एक बार फिर से अपना पावरफुल रोर करता है, लेकिन तभी वहां से नीचे जमीन फटती है और इसके बाद एक मैग्मा एनर्जी पिलर निकलता है, जो कि सीधा ही उसके डोंग माउंटेन रोर के बीच से शूट होता हुआ उसी की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि जैसे ही दोनों अटैक टकराते हैं तो वो दोनों अटैक ही तुरंत जीरो में चेंज हो जाते हैं, और इसके बाद युन लैंग जैसे ही जियोयान की तरफ देखता है तो वहां पे जियोयान नहीं होता है। जियोयान पहले ही अपनी जगह से गायब हो चुका था। तभी अचानक युन लैंग को अपने पीछे एक आवाज आती है, ऑफ 10 ब्लास्ट। युन लैंग जैसे ही पीछे पलट कर देखता है तो वो देख सकता था कि जियोयान की बॉडी का हर एक पार्ट काफी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है और जियोयान के अटैक भी एक के बाद एक पावरफुल होते जा रहे हैं। ये देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगता है कि जियोयान की फिजिकल बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है, जबकि वो खुद एक मैजिकल बीस्ट था। वो जियोयान की फिजिकल बॉडी और फिजिकल स्ट्रेंथ को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि युन लैंग एक क्लाउड फ्लिप्टिंग वुल्फ मैजिकल बीस्ट था और मैजिकल बीस्ट को अपनी फिजिकल बॉडी पे काफी ज्यादा घमंड होता है। लेकिन जब उन्होंने एक ह्यूमन को इतनी ज्यादा पावरफुल फिजिकल बॉडी को कैरी करते हुए देखा तो वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर भी उसने जियोयान के अटैक को कम करके आंकने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं की और वो अपनी पूरी पावर को बॉडी के हर एक पार्ट में स्प्रेड कर देता है, जिसके कारण उसकी बॉडी की हर एक पार्ट और नस स्टील के जैसा पावरफुल और मजबूत हो जाता है। और इसके बाद वो सीधा ही जियोयान के अटैक के सामने चार्ज होता है और कुछ कपल सेकंड के अंदर जियोयान और वो टकरा जाते हैं, जिसके कारण जियोयान तेजी से पीछे की तरफ शूट हो जाता है। साथ ही साथ उन दोनों की टक्कर के कारण एक जोरदार धमाका भी हुआ था, जिसके कारण लिंगयांग माउंटेन रेंज के अंदर जितने भी मैजिकल बीस्ट थे वो सभी लोग कांप गए थे। वो इतने ज्यादा हैवी प्रेशर पे सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। हालांकि क्लाउड स्लिफ्टिंग वुल्फ की पावर जियोयान से ज्यादा थी, इसीलिए वो अपनी जगह पर ही खड़ा था, लेकिन उसका ऑरा अभी भी अनस्टेबल था। जियोयान की पावर को देखकर उसे अब थोड़ा सा जियोयान को सीरियसली लेना पड़ रहा था, इसीलिए वो अपनी डुइकुई पावर को अपने पंजे में इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है और अपने पंजे की पावर को बढ़ाकर जियोयान की तरफ शूट करता है, जिसके कारण एक ब्लास्ट होता है और जियोयान उड़ता हुआ बहुत दूर जाता है। हालांकि जैसे ही उसने जियोयान पर अटैक किया था तो अचानक ही वो कुछ अननोन सा अपनी बॉडी के अंदर फील करता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि उसके पास काफी अच्छा चांस था जियोयान को मारने के लिए और इसीलिए वो आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी अचानक उसके दिल में एक डेंजर फील होता है, जिसके बाद उसकी बॉडी में उसकी डुई कोई तेजी से स्प्रेड होती है और उसका शरीर अचानक से हिलने लगता है, जिसके बाद एक पावरफुल एनर्जी बॉल क्लाउड स्लिफ्टिंग वुल्फ के पंजों से बाहर निकलती है और हवा में जाकर ब्लास्ट हो जाती है, जिसके कारण स्पेस क्रैक हो गया था और उसमें काली काली लाइनें बन चुकी थी। ये देखकर क्लाउड स्लिफ्टिंग वुल्फ काफी ज्यादा भड़क जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये अटैक उसकी बॉडी के अंदर ब्लास्ट हुआ होता तो अगर वो हैवीली इंजर्ड नहीं होता तो कम से कम उसकी जो चमड़ी है वो तो जल ही गई होती। हालांकि जियोयान जो कि अभी भी हवा में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया था कि तभी उसके ऊपर एक और अटैक आता है। ये देखकर जियोयान समझ गया था कि वो इस अटैक से डॉज तो नहीं कर सकता, इसीलिए जियोयान अपने किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी और ड्रैगन फिनेक्स आर्मर को एक साथ एक्टिवेट करता है और उस अटैक को अपने तरफ आने की प्रतीक्षा करने लगता है।
अब तक क्लाउड स्लिफ्टिंग वुल्फ भी एक ह्यूमन शेप में वापस आ गया था। जब क्लाउड स्लिफ्टिंग वुल्फ जियोयान को उस अटैक को सीधा लेते हुए देखता है तो वो कहता है, तुम अपनी चींटी जैसी पावर के साथ मेरे साथ फाइट करने की हिम्मत करते हो, लगता है तुम मरना चाहते हो, तो तुम मुझे अपना जीवन सौंप दो। और इसके बाद वो पंच जियोयान से टकराता है तो तुरंत ही जियोयान की किंग कांग ग्लास बॉडी अचानक से ब्लास्ट हो जाती है और जियोयान अपनी नेचुरल ह्यूमन फिगर में वापस से आ जाता है। हालांकि उस पंच की पावर अभी बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी और वो पंच सीधा जियोयान के ड्रैगन फिनिक्स आर्मर से जाकर टकराता है। वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जियोयान के बॉडी को वापस से हवा में काफी दूर तक उड़ता हुआ भेजता है। अब तक योनलैन भी जियोयान के पास पहुंच चुका था और बस वो जियोयान के ऊपर लास्ट अटैक करने का वेट कर रहा था। हालांकि वो कुछ कर पाता कि तभी अचानक से जियोयान के फुटवर्क चेंज हो जाते हैं और जियोयान अपनी ही जगह से अचानक से गायब हो जाता है, जिसके कारण उसके पीछे जो मुक्का आ रहा था वो तुरंत ही हवा में ही गायब हो जाता है। युन लैंग भी अचानक से यहाँ वहां देखने लगता है क्योंकि जियोयान के अचानक ही गायब हो जाने के कारण वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था। युन लैंग बस अपनी नजरों को चारों तरफ घुमा रहा था और कंटिन्यू जियोयान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अब तक लुओ जिन भी पहले ही ठीक हो चुका था, हालांकि वो फाइट में इंटरफेयर नहीं करता और बस अपने टर्न का इंतजार कर रहा होता है। साथ ही साथ जियोयान के बारे में अब उसकी राय पहले ही कई बार बदल चुकी थी। स्टार्टिंग में तो उसे जियोयान काफी ज्यादा नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन अब जब उसने जियोयान को फाइट करते हुए देखा है तो वो समझ गया है कि जियोयान की पावर पहले ही काफी ज्यादा बेहतर है। लुओ जिन को जियोयान की पावर ने तो काफी ज्यादा सरप्राइज किया था, लेकिन जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया था वो था जियोयान की सोनिक वेब टेक्निक, जिसने कि उस वुल्फ के रोर को भी सप्रेस कर दिया था। हालांकि लुओ जिन के क्लेन में भी सोनिक वेब टेक्निक थी, लेकिन ये इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी जितना कि जियोयान की थी। जियोयान को आसमान में बार बार गायब होता देखकर लुओ जिन भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और कहता है, ये आखिरकार कौन सी डू टेक्निक है और ये ऐसा कैसे कर पा रहा है। हालांकि वो जियोयान को देख ही रहा था कि तभी जियोयान की वॉइस उसे सुनाई देती है कि ब्रदर लुओ जिन, आप युन लैंग के साथ फाइट करिए और उसे टाइम में थोड़ा सा देर कराइए, तब तक मैं अंदर से हेवनली जेड एसेंस को ढूंढने का अवसर खोज लूंगा। जियोयान की बात को सुनकर लुओ जिन खुद को बहुत जल्दी ही कंट्रोल करता है। हालांकि उसके पास जियोयान से कोई क्वेश्चन करने का टाइम नहीं था, लेकिन उसे पता था कि जियोयान अब उसकी केव के अंदर एंटर होने वाला है और वो बस उससे अब तक फाइट इसीलिए कर रहा था ताकि वो उसके लिए पावर बचा सके। ये देखकर जियोयान के लिए उसकी रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इसके बाद वो अपने ही दिल में कहता है कि भले ही भाई जियोयान आपको हेवनली जेड एसेंस खोजने में कितना भी टाइम क्यों ना लगे, मैं तब तक इसे फाइट में उलझा के जरूर रखूंगा जब तक कि आप बाहर नहीं आ जाते। इसके बाद हमें जियोयान उस केव के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे इतना ज्यादा घना अंधेरा था कि जियोयान को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी तुरंत ही जियोयान की बॉडी से हेवनली फ्लेम निकलती है और उसके ऊपर एक लाइट क्लाउड को क्रिएट कर देती है, जिसके बाद जियोयान अपने सामने की जगह को देखता है तो वहाँ पे काफी सारे गेट होते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे काफी टाइम से सन की लाइट न आने के कारण जगह में काफी ज्यादा नमी होती है और चट्टानों से पानी टपक रहा होता है। ये देखकर जियोयान तुरंत ही हेवनली फ्लेम के काफी सारी छोटी छोटी बॉल्स को क्रिएट करता है। हालांकि ये देखने में तो काफी ज्यादा छोटी लग रही थी, लेकिन हेवनली फ्लेम की पावर को कम करके माना नहीं जा सकता था। जियोयान तुरंत ही उन बॉल्स को उन गुफा की तरफ शूट कर देता है। इसके बाद जैसे ही वो हेवनली फ्लेम की बॉल अपने रास्ते से निकलती है तो जमीन पूरी तरीके से सूख जाती है और पानी भाप बन जाता है। उन फ्लेम बॉल्स को भेजने के बाद जियोयान वहाँ पे आराम नहीं करता और बस चलने ही वाला होता है और साथ ही साथ अपनी स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ फैलाकर जांच करने की कोशिश करता है कि तभी वो स्माइल करते हुए कहता है, क्या हुआ, तो तुम इतने दिनों के बाद आखिरकार जाग ही गए। जियोयान ने ये वर्ड लिटिल यी के लिए कहे थे जो कि इतने टाइम से सो रहा था। अब तक लिटिल यी पूरी तरीके से अपनी चोटों से रिकवर हो चुका था। तभी जियोयान लिटिल यी को लियो जिन के बारे में बताता है जो कि बाहर वुल्फ के साथ फाइट कर रहा होता है। ये सुनकर लिटिल यी थोड़ा सा उसका एहसान महसूस करता है अपने ऊपर, क्योंकि लिटिल यी को पता था कि जियोयान ही उसका सबसे क्लोजेस्ट है और लिटिल यी को जियोयान से प्यारा कोई भी नहीं था, क्योंकि जियोयान ही था जिसने उसे बनाया था। और अब जबकि जियोयान पर लियो जिन का काफी अच्छा इफेक्ट था, इसीलिए स्वाभाविक रूप से जियोयान की बात को तो लिटिल यी को मानना ही पड़ेगा। वे दोनों बात करते करते क्लाउड स्लिफ्टिंग वुल्फ की गुफा के काफी गहराई तक चले जाते हैं। जियोयान जैसे जैसे ही केव के अंदर एंटर होता जा रहा था तो उसके दिल में काफी बड़ी ठंडक फैलती जा रही थी। साथ ही साथ जियोयान ने जो हेवनली फ्लेम बॉल्स को केव के अंदर छोड़ा था उनमें से केवल 2 को ही जियोयान अब फील कर पा रहा था, बाकी के पहले ही उस केव के अंदर गायब हो चुके थे। केव के बाहर लुओ जिन और युन लैंग के बीच में काफी बड़ी फाइट चल रही थी और साफ तौर पर देखा जा सकता था कि उसमें लुओ जिन ही नुकसान में था। अपनी 4 स्टार हाफ मार्शल पावर को देखते हुए उसे पता था कि वो युन लैंग के लिए केवल
4 घंटों तक ही फाइट कर सकता है और उसे रोक सकता है। और लुओ जिन को पता था कि जियो यान इस केव के अंदर गया है तो वो चीजों को ढूंढने में तो टाइम लेगा ही, इसीलिए उसे भी काफी टाइम चाहिए होगा। इससे लुओ जिन को थोड़ी सी टेंशन भी हो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर जियोन थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है तो जब तक जियोन बाहर आएगा उसकी डेथ हो चुकी होगी, और उस टाइम पे फिर हो सकता है कि जियोन भी बच ना पाए। हालांकि वो ये सिर्फ सोच ही रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि उसने पता लगा लिया था कि युनलैंग की पावर सच में काफी ज्यादा बीस्ट लेवल की है और वो उसके लिए कोई भी मैच नहीं होने वाला। तभी युनलैंग कहता है क्या गलत है, अब आप और फाइट नहीं कर सकते मेरे साथ, तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है, उसे बाहर आने के लिए कहो। मुझे लगता है कि जब तक तुम दोनों मेरे साथ फाइट कर सकते हो तो तुम दोनों कुछ टाइम तक मेरे लिए मैच होगे, लेकिन तुम अगर अकेले मेरे साथ फाइट करते हो तो मुझे डर है कि तुम यहाँ पर मार दिए जाओगे। ये सुनते ही लुओ जिन के फेस इंप्रेशन अचानक से चेंज हो जाते हैं और वो तुरंत ही खुद को कंट्रोल करता है और हाथ को फ्लिप करते हुए तुरंत ही एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, जो कि एक एस्ट्रो लैब की तरह दिखाई दे रहा था। हालांकि एस्ट्रो लैब काफी ज्यादा नॉर्मल दिखाई दे रहा था, लेकिन इसमें काफी सारी मिस्टीरियस लाइनें थी। साथ ही साथ इसमें काफी सारे मिस्टीरियस पैटर्न भी बने हुए थे, जिसे देखकर ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था। उस एस्ट्रोलैब के क्रिएट हो जाने के बाद लुओ जिन तुरंत ही अपनी जगह से गायब होता है और सीधा ही युन लैंग के पास पहुंचता है और तेजी से उस अटैक को उसकी तरफ शूट कर देता है। ये देखकर तो युन लैंग के हाव भाव ही अचानक से बदल गए थे जब उसने देखा कि लुओ जिन इतनी फास्ट स्पीड में उसके ऊपर इतना पावरफुल अटैक करेगा। अब तक उसे समझ में आ गया था कि यहाँ पे जो दो लोग आए हैं वो बिल्कुल भी वीक नहीं है, और अगर वो थोड़ी भी लापरवाही करता है तो वो अपने काम में फेल हो जाएगा। हालांकि युनलैंग इस अटैक से डॉज करना चाहता था, लेकिन अब तक उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। ये देखकर वो अपना एक पावरफुल पंच लुओ जिन की तरफ शूट कर देता है, जिससे एक तेज हवा का झोंका चलता है और लुओ जिन के जो कपड़े होते हैं वो उसकी बॉडी पे चिपक जाते हैं और उसे काफी हैवी पेन भी होने लगता है। लुओ जिन इस अटैक को बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश नहीं करता और वो तुरंत ही अपनी पावरफुल डुईकुई को बाहर बुलाता है। जैसे ही वो पंच उसके डुईकुई से टकराता है तो चारों तरफ की जगह अचानक से चेंज हो जाती है और वो एक वाइड के अंदर एंटर हो जाते हैं, जो कि नथिंग एरिया होता है। जैसे पावरफुल लोग ने अपना एक अलग एरिया क्रिएट कर देते हैं और फिर उसके अंदर जाकर फाइट करते हैं, ये सेम वैसा ही है। वो दोनों अब फाइट करते हुए पहले ही एक एम्प्टी एरिया के अंदर एंटर हो चुके थे, मतलब कि अब रियल फाइट स्टार्ट होने वाली थी। कुछ देर की फाइट के बाद लुओ जिन की बॉडी अचानक से हवा में उड़ते हुए उस एम्प्टी रियलम से बाहर आती है और लुओ जिन के मुंह से ब्लड के क्रिस्टल्स भी निकल रहे होते हैं। उसके चेस्ट की कुछ हड्डियां टूट गई होती है और उसके कपड़े पूरी तरीके से फट गए होते हैं। साथ ही साथ उसका ऑरा भी काफी ज्यादा वीक लग रहा होता है। आखिरकार एक 8 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर्स के अटैक को झेलना कुछ ऐसा नहीं था जिसे वो आसानी से रोक सकता था। तभी युनलैंग एक पावरफुल रोर करता है, जिसके कारण लुओ जिन की बॉडी काफी हैवीली कांपने लगती है, लेकिन वो तुरंत ही खुद को कंट्रोल करता है और इतने ज्यादा पेन के बाद भी उसके चेहरे पे अचानक से एक स्माइल आ जाती है। यहाँ पे हमें जोयान दिखाया जाता है, जो कि उस केव के अंदर खुद को रोक देता है और छत की तरफ देखने लगता है। जोयान को अचानक ही लुओ जिन की काफी ज्यादा चिंता होने लगी थी, जिसके बाद जोयान कहता है ओल्ड गो, क्या आप लुओ जिन की प्रेजेंट टाइम की हालत को मुझे बता सकते हैं, क्योंकि जोयान की पावर उतनी ज्यादा नहीं थी कि वो इसके बारे में पता लगा सके, इसीलिए वो सिर्फ गुयू से हेल्प ही मांग सकता था। तभी गुयू स्माइल करते हुए जियान को चढ़ाते हुए कहते हैं, छोटे साथी जियोयान, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं खुद बाहर आकर उस नन्हे साथी की स्थिति की जांच करने में आपकी हेल्प करूं? जोयान गुयू के इस आंसर को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और थोड़ी देर तक सोचता है। हालांकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद जियान के दिमाग में एक थॉट आता है, जिसके बाद गुयू जियोयान के जवाब को सुनकर कहते हैं, हाँ हाँ, बुरा नहीं है छोटे साथी। हालांकि क्लाउड स्लिफ्टिंग वुल्फ के साथ फाइट करना सच में काफी ज्यादा हॉरेबल है, लेकिन ये काफी है। हालांकि इसके बाद जियोन कुछ पूछना चाहता कि तभी गुयू जियोन को बताते हैं कि मैं तुम्हें थोड़ा जल्दी करने की सलाह दूंगा। उस छोटे साथी की स्थिति अभी ठीक है, लेकिन अगर आप इसी तरीके से देर करना जारी रखते हैं तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ये सुनकर जोयान एक भी मिनट बर्बाद नहीं करता और तुरंत ही गुफा के डीप एरिया में एंटर हो जाता है। यहाँ लुओ जिन भी क्लाउड स्लिफ्टिंग वुल्फ की केव की तरफ देखता है और समझ जाता है कि उन दो चीजों को खोजना आसान नहीं है जोयान के लिए। तभी अचानक वो वुल्फ स्माइल करता है, सॉरी काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, तुम ये मत सोचो कि स्टार प्लेट की हेल्प से तुम मुझे दबा सकते हो। एक बार जब मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ दूंगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा।
ये सुनकर लुओ जिन, जो कि अब तक काफी ज्यादा शांत था, थोड़ा सा उसके फेस इंप्रेशन फिर से चेंज हो जाते हैं। ग्रेट स्टार प्लेट में ग्रेट स्टार 7 स्टार फॉर्मेशन था। इसका यूज अपने अपोनेंट की पावर को सप्रेस करने के लिए किया जाता था, इसीलिए इसकी पावर को कम करके तो बिल्कुल भी नहीं आंका जा सकता। हालांकि लुओ जिन की पावर इतनी ज्यादा नहीं थी, जिसके कारण उसके लिए क्लाउड स्लिफ्टिंग वुल्फ को पूरी तरीके से दबाना तो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। यहाँ पे युंग लैन भी लुओ जिन को देखकर काफी ज्यादा शौक होता है, क्योंकि उसे भरोसा नहीं था कि आखिरकार लुओ जिन के पास भी कुछ मास्टर और ट्रम्प कार्ड होंगे। हालांकि फॉर्मेशन के अंदर लुओ जिन तुरंत ही अपने ब्लड से एक ब्लड शील्ड को क्रिएट करने लगता है और कुछ ही टाइम के अंदर उसके सामने स्पेस में हथेली के आकार की एक ब्लड शील्ड दिखाई देने लगती है, जिसके बाद वो अपनी फिंगर्स की मूवमेंट को काफी ज्यादा फास्ट कर देता है, जिसके कारण एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन बार बार क्रिएट होती है और उस ब्लड शील्ड में तुरंत ही फ्यूज होने लगती है। लुओ जिन ने कम से कम 300 प्लस फॉर्मेशन को उस ब्लड सील के साथ फ्यूज कर दिया था। जैसे ये फ्यूजन कंप्लीट होता है तो पूरी दुनिया अचानक से कांपने लगती है, आसमान में काले बादल छाने लगते हैं, लाइटिंग काफी ज्यादा हैवी तरीके से आसपास होने लगती है और जमीन फट जाती है और हवा काफी तेजी से चलने लगती है। इस टाइम पे लुओ जिन की पावर भी पहले से ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि लुओ जिन की पावर 5 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल तक पहुंच गई है। हालांकि लुओ जिन अभी भी नहीं रुकता है और युन लैंग के सामने खड़े वो अपनी फॉर्मेशन को और स्पीड के साथ क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है और इस बात की फॉर्मेशन तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। हर एक फॉर्मेशन के कंप्लीट होने के बाद अचानक से हवा काफी ज्यादा वाइल्ड हो जाती थी, जिसे देखकर कोई भी बता सकता था कि लुओ जिन जो अटैक करने वाला है वो सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। यहाँ पे जोयान का शरीर भी अब तक उस केव के लास्ट तक पहुंच गया था। उसके सामने अब ठोस चट्टान की सिर्फ एक दीवार ही थी। यहाँ तक पहुंचने के बाद जोयान को कोई भी दूसरा रास्ता नहीं दिखता है। हालांकि जोयान के वो 2 हेवनली फ्लेम्स की बॉल अभी तक गुफा के अंदर एंटर होती जा रही थी, जिसके बाद जोयान उन बॉल्स को फील करता है और इसके बाद यहाँ के हालात को देखता है तो थोड़ा सा सैड फील करने लगता है। जोयान काफी ज्यादा क्रुएल्टी से उस चट्टान की दीवार को देख रहा था और इसके बाद वो एल्डर गू से पूछता है कि एल्डर गू, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस चट्टान के पीछे क्या है? जिसमें एल्डर गू स्माइल कर देते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देते। उनका ये रिएक्शन देखकर जोयान को कुछ भी समझ में नहीं आता है। जोयान एल्डर गू के इस तरीके से काफी ज्यादा शौक हो गया था, इसीलिए वो तुरंत ही क्रॉस लेग करके बैठता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को पूरे लिंगयांग माउंटेन रेंज के अंदर फैला देता है। हालांकि जोयान को वहां पे मेटोराइट मिस्टीरियस आयरन के बारे में कोई भी निशान का पता नहीं चलता। तभी जोयान उन 2 हेवनली फ्लेम्स की बॉलों को स्कैन करने लगता है, जो कि अभी भी कंटिन्यू आगे बढ़े जा रही थी। हालांकि जोयान को उनका एंडिंग पॉइंट नहीं दिखता है, इसीलिए वो कंटिन्यू आगे बढ़ता जाता है। इस समय आउटर वर्ल्ड में लुओ जिन जो कि अपनी फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहा था वो धीरे धीरे रुक जाता है और उसकी डुइकुई भी अब धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। साथ ही उसका ऑरा भी धीरे धीरे वीक होता हुआ दिखाई देने लगता है। कोई भी देख सकता था कि लुओ जिन के हाथ में जो फॉर्मेशन है वो आसपास की नेचुरल एनर्जी को अब्सॉर्ब करती जा रही है। लुओ जिन का ये अटैक बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था, क्योंकि इस अटैक की पावर को इतनी ज्यादा पावर चाहिए थी कि 5 मार्शल एम्परर लेवल का वॉरियर भी इसकी पावर को पूरा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब तक लुओ जिन की बॉडी की डुइकुई भी काफी ज्यादा वीक हो गई थी। वो तुरंत ही अपने दांतों को जकड़ता है और उसकी माथों पे नसें दिखाई देने लगती है। उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो गया था। वो अपनी बॉडी के अंदर की पूरी डुइकुई को निचोड़ कर उस अटैक में या उस फॉर्मेशन के अंदर डालने लगता है, जिसके कारण उसे काफी हैवीली पेन हो रहा था, लेकिन वो अपने दांतों को जकड़े हुए इस पेन को बर्दाश्त कर रहा था। आखिरकार ये दर्द और जबरदस्ती सहने के बाद लुओ जिन काफी मेहनत करने के बाद इस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट करता है। ये कहा जा सकता था कि लुओ जिन अब अपने एंड तक पहुंच गया था और ये सब आखिरकार उसने जोयान के लिए ही किया था। जोयान के लिए थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए उसने आखिरकार अपनी डुइकुई के 1% हिस्से तक को नहीं छोड़ा था कि आखिरकार अगर उसे यहाँ से भागना पड़ा तो वो डुइकुई की हेल्प से यहाँ से निकल सके। इस समय युनलिंग जैसे ही लुओ जिन के हाथ के अटैक को देखता है तो वो भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसने अंदाजा लगा लिया था कि लुओ जिन जिस अटैक का यूज करने वाला है वो मैन क्लास डू टेक्निक होनी चाहिए। ये देखकर युनलिंग, जो कि अब तक ह्यूमन शेप में था, तुरंत ही अपने रियल शेप में आ जाता है, जिसके कारण उसकी डुइकुई तुरंत ही काफी हैवीली फ्लैक्चुएट करती है और सभी जगह से बाहर निकलने लगती है।
हालांकि वो जिस 7 स्टार फॉर्मेशन के अंदर कैद था वो भी इतनी आसानी से भला कैसे टूट सकती थी। युन लैंग को पता था कि अगर वो इस फॉर्मेशन को तोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम अपनी पावर का 30 से 40% तक यूज करना होगा। युन लैंग तुरंत ही उस स्टार सील मेथड की तरफ देखता है जो कि एक जेट से क्रिएट हुआ था। तभी उस जेट से अचानक से व्हाइट कलर की रोशनी निकलती है जो कि सीधा ही युन लैंग की बॉडी से पास होने लगती है और धीरे धीरे उसकी सभी नसों और चैनलों से होकर उसके डुईकुई को सील कर देती है। हालांकि स्टार जेट को भी उसकी डुईकुई को सील करने के लिए अपनी पूरी पावर का यूज करना पड़ गया था, लेकिन फिर भी युन लैंग अपनी ताकत को कमजोर नहीं मानता था और वो हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। भले ही उसकी डुईकुई सील कर दी गई हो लेकिन उसकी पावरफुल फिजिकल स्ट्रेंथ पहले ही उसका सबसे पावरफुल हथियार था। युन लैंग तुरंत ही उन फ्लेम के धागों को काटना शुरू कर देता है अपने पंजों से जो कि उसकी डुईकुई को सील कर रहे थे। हालांकि जैसे ही वो धागों को काटता है तो वो तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन ये देखकर वो रिलैक्स कर पाता कि तभी वो धागे फिर से अपने आप ही रिपेयर हो गए थे। अब तक लुओ जिंग की फॉर्मेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी और साथ ही साथ उसका चेहरा भी पूरी तरीके से पीला पड़ गया था। डुईकुई काफी ज्यादा थक चुकी थी। साथ ही साथ उसके हाथ में 7 कलर के क्रिस्टल का एक प्यारा सा एनर्जी बॉल दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा आइकॉनिक लग रहा था। हालांकि इस क्रिस्टल से निकलने वाली चमक से कोई भी स्पेशल क्रैक को देख सकता था। लुओ जिंग तुरंत ही अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाकर उस अटैक को युन लैंग की तरफ शूट कर देता और धीमे से काफी ज्यादा वीक वर्ड में कहता है साइलेंट एक्सट्रीमिनेशन पाम, और इसके इतना कहते ही वो क्रिस्टल अटैक तुरंत ही लुओ जिंग के हाथ से युन लैंग की तरफ उड़ जाता है। वो अटैक जैसे ही युन लैंग की तरफ बढ़ा तो अपने पीछे वो 7 कलर की लाइट को छोड़ के जा रहा था जो कि बिल्कुल ही रेनबो की तरह दिखाई दे रही थी और ये काफी ज्यादा आइकॉनिक और ब्यूटीफुल भी लग रहा था। लेकिन फिर भी इस अटैक को हल्का करके समझने की हिम्मत किसी ने नहीं की। उस अटैक को देखकर युन लैंग भी आखिरकार शांत होकर खड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं था कि वो उस अटैक से डर गया था, लेकिन उसने जो देखा था वो था एक रियल मैन क्लास डू टेक्निक, और अपनी पावर को देखते हुए भी वो इस अटैक से लापरवाही से इंटरेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। हालांकि उसकी डुईकुई तो पूरी तरीके से सील कर दी गई थी, लेकिन उसे पता था कि उसकी फिजिकल बॉडी अभी भी काफी ज्यादा बीस्ट लेवल में पावरफुल है। तभी उस एम्प्टी एरिया में ये अटैक जाकर ब्लास्ट होता है और तेज बुल्फ की चीखें सुनाई देने लगती है। इसके साथ ही साथ आसपास ब्लड को भी देखा जा सकता था। हालांकि इस अटैक के बैकलैश के कारण लुओ जिन भी काफी दूर तक उड़ता हुआ पीछे की तरफ चला गया था और इसके बाद वो जमीन पर गिरता है तो उसकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होती। किसी को भी नहीं पता था कि वो मर गया था या कि जिंदा था। इसके बाद क्लाउड शिफ्टिंग बुल्फ के आसपास की जगह ठीक होती है और धीरे धीरे वो काफी ज्यादा वीक तरीके से थका हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे हमें जोयान दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से उस फ्लेम बॉल का पीछा करते हुए उसी रास्ते से जा रहा था, ताकि अभी तक जोयान को यही लग रहा था कि इस रास्ते का कोई एंडिंग पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि जोयान 2 घंटे से इस कंटिन्यू जर्नी को बनाए हुए था लेकिन उसे अब तक कुछ भी नहीं मिला था। तभी अचानक जोयान के सामने एक ब्लैक कलर की दीवार आती है जिसे देखकर जोयान कहता है अरे ये क्या है। तभी एक आवाज आती है तुम बिना मेरी हेल्प के भी अपनी पावर पे ट्रस्ट कर सकते हो, क्या तुम्हें अपनी पावर पर ट्रस्ट नहीं है। गुयू की आवाज को सुनकर जोयान अचानक ही रुक जाता है क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को वापस लेने वाला था। जोयान वहां पे देख सकता था कि वहां की जो चट्टानें हैं वो पहाड़ी चट्टानों के द्वारा बनाई गई एक दीवार है जो कि बिल्कुल गुफा के जैसे ही लग रही थी। इसमें से कोई भी डिफरेंस पता नहीं कर सकता था, लेकिन जोयान को आखिरकार गुयू ने वहां पे टोका था, इसीलिए जोयान उनकी बात को हल्के में नहीं ले सकता था। जोयान उसके पीछे के कोई ना कोई कारण को जरूर जानना चाहता था। जोयान को अब तक पता था कि बाहर लुओ जिन अब और देर तक फाइट नहीं कर पाएगा, इसीलिए जोयान अब अपना मन बना लेता है। वो हेवनली फ्लेम का यूज करके उस दीवार के अक्रॉस जाने का सोच रहा होता है, क्योंकि दुनिया में हेवनली फ्लेम इकलौती ऐसी चीज थी जो कि किसी भी चीज को पिघला और जला सकती थी। तो यहाँ पे जोयान इन चट्टानों को काफी इजी तरीके से बर्फ की तरह ही पिघला सकता था। जोयान तुरंत ही अपनी एक फ्लेम बॉडी को क्रिएट करता है जिसके बाद एक पंच जो चट्टान की दीवार पे मारने लगता है। जोयान के पंच के हमले के कारण पूरा किंगयांग पर्वत भी कांपने लगा था और अब तक उस चट्टान की दीवार में काफी सारे क्रैक्स आ गए थे। आखिरकार जोयान के अटैकों के कारण वो पत्थर की मोटी दीवार आखिरकार टूट जाती है। हालांकि जोयान जैसे ही उस चट्टान की दीवार को तोड़ता है तो उसके सामने एक लाइट बैरियर दिखाई देता है। ये देखकर जोयान थोड़ा सा उदास हो जाता है क्योंकि इतनी सारी मुश्किल के बाद भी जोयान को अब तक वो नहीं मिला था, और अगर जोयान इस लाइट बैरियर को तोड़ना चाहता है तो उसे काफी सारे एफर्ट्स और काफी सारी पावर का यूज करना पड़ेगा। हालांकि जोयान के पास यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसीलिए जोयान तुरंत ही अपनी आंखों को बंद करता है और अपनी मुट्ठी को कसता है
जिसके बाद जोयान के पंच में सभी हेवनली फ्लेम्स इकट्ठा होने लगती है और उसका पंच काफी ज्यादा पावरफुल होने लगता है। जोयान के पंच को क्रिएट होने के बाद अचानक आसपास का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गया था और चट्टानें भी पिघलने लगी थी। तभी जोयान अटैक करता है ऑक्टेन ब्लास्ट, जिसके बाद जोयान का अटैक सीधा जाकर उस लाइट बैरियर से टकरा जाता है और जिसके कारण एनर्जी का फ्लक्चुएशन इतना ज्यादा होता है कि लिंगयांग माउंटेन रेंज काफी बुरी तरीके से कांपने लगता है। आखिरकार काफी देर तक जोयान के पंच को रोकने के बाद वो हल्का सा लाइट बैरियर अपनी हार मान ही लेता है और तुरंत ही टूट जाता है। उस लाइट बैरियर के टूटने के बाद जोयान को अंदर की चीजें दिखाई देती हैं। तभी जोयान की नजर एक मिस्टीरियस ब्लैक कलर के मेटल के टुकड़े पर जाकर रुकती है, जो कि कम से कम 30 फीट लंबा था। जोयान उसे देखकर समझ गया था कि हो ना हो यही मिस्टीरियस मेटल होना चाहिए। यहाँ पे जोयान ने जैसे उस लाइट बैरियर को तोड़ा था तो अचानक बाहर युनलैंग अपनी आंखों को खोलता है और उसमें काफी बड़ा गुस्सा दिखाया जाता है। ऐसा लग रहा था कि उसने फील कर लिया था कि लाइट बैरियर को किसी ने तोड़ दिया और वो तुरंत ही उठकर खड़ा होता है और उसकी बॉडी से मर्डरस ऑरा रिलीज होने लगता है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो भी यहीं पर एंड करता हूँ। वैसे अगर एक आध प्रकार की आई हो तो प्लीज़ अभी इग्नोर करना 1-2 दिन। हो सकता है एडिटिंग में थोड़ा सा ठीक भी हो जाए, लेकिन सच में बहुत ख़राब हालत है, मैं वीडियो बना ही नहीं पा रहा। ट्राई करूँगा कि एक और वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ, नहीं तो 3-3 चैप्टर एक्सप्लेन करके मैं 2 वीडियोस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एक साथ एक बड़ा वीडियो एक्सप्लेन करने की तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट